बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मौसम में जो सुबह के टाइम कुछ बेहतरी महसूस हो रही है, जैसे जैसे 1 बजता है, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, शदीद वाला हब्स हो जाता है और आगे बारिशें होंगी तो ये सिलसिला इसी तरह से बढ़ेगा। आपने डेंगू के हवाले से थोड़ी सी एहतियात करनी है। जहाँ कहीं बारिश का पानी जमा हो उसको आपने ज़रूर जो है वो साफ़ करना है ताकि आपका घर और इर्द गिर्द वाली जगह जो है वो महफूज रह सके। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग शिकायत ये कर रहे हैं हमारे अपने घर में अब लोड शेडिंग ज़्यादा होना शुरू हो गई है। वो होता क्या है जी, जब आपके पास इशू ये आता है कि बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है या कुछ जगहों पे ट्रांसफार्मर डैमेज होने के बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। सो इसके लिए भी अब तैयार रहें, क्योंकि हमें शायद से साहब बताते रहते हैं कि बैकअप कुछ नहीं है, ट्रांसफार्मर बहुत पुराने हैं। सो ये इश्यूज़ भी अब ये मौसम में रहेंगे। आंधी आती है, बारिश हो जाती है तो इसके दौरान भी ट्रिपिंग के वाक़यात भी होते हैं और फिर कुछ जगहों पे तो ये इशू भी आता है कि बिजली जाती है तो घंटों घंटों गायब भी रहती है। सो ये चीज़ें अब मॉनसून में साथ साथ चलनी है, इसके लिए अब आप सब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। हमने प्रोग्राम का आगाज़ करना है खबरों से। 11 बजे आपकी बर्थडे भी विश करेंगे, हमारे मेहमान भी हमें चल के ज्वाइन करेंगे। एक बहुत अहम मैसेज जो आप लोगों को देना चाहूँगी, पोलियो की कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है तो प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे भी ज़रूर पिलाएं। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा ज़िंदगी भर की माजूरी से महफूज रहे तो यकीन माने ये बहुत अहम चीज़ है। अगर हुकूमत इस पर एफर्ट करिए तो आपको उनका साथ देना होगा। हमारे सीनियर रिपोर्टर जामिर रजा खान साहब और हसन अली हमारे साथ मौजूद है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर, ब्यूरोक्रेसी का एहसास जाहिर करने से इनकार। जाती एहसासों की तफसीलात को पब्लिक नहीं किया जा सकता। ब्यूरोक्रेट ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक SNGADO और फाइनेंस डिपार्टमेंट को आगाह कर दिया। अच्छा जी, अगर तो ऐसा कोई SOP नहीं है कि आप ज़ाती एहसास से जाहिर नहीं कर सकते हैं, सो फिर तो वो राइट पर हैं। लेकिन अगर ये SOP है तो फिर क्यों नहीं जाहिर किए जा रहे। और मेरे ख्याल से इसमें कोई कबाहत भी नहीं अगर आप अपने एहसास जाहिर कर दें। अगर आप अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं तो ये सब चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं। आमिर भाई, देखिए बहुत ही ज़रूरी है और ये ज़रूरी इसलिए भी है कि इस मुल्क के तमाम सियासतदान जब अपना डिक्लेरेशन देते हैं इलेक्शन कमीशन में तो वो अपने तमाम असासे जायज़ नजायज़ औलाद हर चीज़ का लिख कर देते हैं कि जी मेरे पास ये कुछ है, मेरे घर वालों के पास ये कुछ है, और इवन यहाँ तक लिख कर देते हैं कि सोना भी है, चांदी भी है, गाड़ी भी है, ये भी है, ये भी है, और फर्नीचर मेरा इतने का है। आपको पता है इसमें फर्नीचर की डिक्लेरेशन है, फिर जानवरों की है। इमरान खान साहब ने जब वो किया था, जमा कराया था, तो उन्होंने बकरियाँ भी लिखी थी, पता नहीं 2 के 4 बकरियाँ लिखी थी। अच्छा, ये लिखना पड़ता है। ये आपने मेरी इन्फॉर्मेशन जब आप ये वाली बात मुझे नहीं पता है, फर्नीचर और जानवर जी वो भी लिखना पड़ता है आपको। और जी अगर आप सियासतदान लिख के दे सकते हैं तो चाहे जजेस हैं, चाहे जर्नल्स हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे कोई है, 17 से 22 ग्रेड तक के वो लोग जो लोग ये चाहते हैं कि वो इस मुल्क की खिदमत करें और ब्यूरोक्रेसी नहीं, वो अफसर शाही नहीं, बल्कि वो लोगों के जो हैं वो मुलाजम बन के काम करें, तो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई उनके सासे कितने हैं। सबसे बड़ा मसला ही यहाँ पर ये है कि 17 से 22 तक के लोगों के सासे डिक्लेयर नहीं हैं, वो भरते चले जाते हैं, हमें पता नहीं है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, भाई सारे ईमानदार होंगे। अगर सारे ईमानदार हैं तो सासे देने में क्या इनको इतराज़ क्या हो सकता है? चले मुझे सिर्फ ये एक बात समझा दी जाए कि सासे देने में इतराज़ क्या है। मुझसे पूछा जाए कि आपके सासे क्या हैं तो क्या मैं नहीं दूंगा? एक आदमी जब अपनी फाइलिंग करता है तो उसमें लिख कर नहीं देता कि इस साल में मैंने क्या ख़रीदा, क्या बेचा। देखिए लिख के देते हैं कि नहीं देते हम लोग। तो अगर सारे फाइलर बन रहे हैं और ये सरकारी मुलाजम हैं और एक ऐसे अहदे पर मौजूद हैं जहाँ पर इम्कान ये है कि ये कोई अपना ज़ाती फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, फिर इम्कान ये है तो भाई लिख के दे दो कि मेरे ये असासे हैं, तो इसमें कौन सी है, ये मेरी तनख्वाह है। जो भी आपकी तनख्वाह है, चाहे वो लाखों में है चाहे हज़ारों में है, हमें इस पर कोई नहीं है। आपकी जो तनख्वाह है, आपके पास जो गाड़ियाँ हैं, आपके अजीज़ों कारों के पास जो कुछ है वो लिख के दे दे। इसमें ज़ाती मालूमात वाला कौन सा मामला है? मुझे ये बात समझ नहीं आती। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को, IMF को नहीं, ये गवर्नमेंट को इन्फोर्स करना चाहिए कि जितने इस रियासत के अदारे हैं उनके जितने ग्रेड 17 से 22 से 23 से जितने भी अफसरान हैं, इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं है, सबके असासे डिक्लेयर्ड होने चाहिए ताकि लोगों को भी पता हो कि ये बंदा जब जॉब पर आया था इसके पास कितने 100 एकड़ का घर था और अब ये जॉब से जा रहा है तो इसके पास कितने हज़ार एकड़ का घर है।
मैं हर कनाल मरले ये का मतलब अब मेरी तरफ देख रही है तो कनाल मरला खत्म हो गया। डिफरेंस आपने बता दिया जब आया था ये जा रहा है तो मैं ये आपको इतना बताऊं आसान मैं आपको नहीं है। बताऊं आसान नहीं है। आपके इस मुल्क के अंदर इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जहां अब करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, अरब की है। आपको पता है इस बात की? ऐन वाला नहीं, आमिर अरब भाई वाला आपके यहाँ लाहौर में भी इस एक तरह से नहीं हैं। नहीं लाहौर में भी बहुत से, आप डीएचए में जाएं। इस्लामाबाद में एक कनाल की प्रॉपर्टी 1 अरब रुपए की है अब, और धड़ल्ले से वो इश्तिहार देते हैं। तो मुझे बताएं कि अगर किसी के पास इस्लामाबाद में उसकी नौकरी के दौरान एक घर बन गया है 1 कनाल का, तो ये पूछना तो आवाम का हक है ना कि भाई ये हलाल का होगा, आया कहाँ से? इसमें आमिर भाई देखें बात ये है कि अगर IMF ने शर्त लगाई, IMF सारों पे शर्त आम लगाई। आदमी जब आम आदमी टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसमें एक चीज़ अपनी मेंशन करता है, तो ये आसमान से उतरे हुए एक बात है ना। और अब उसी रिटर्न के जरिए अवाम जो टैक्स देते हैं उनसे इनकी तनख्वाहें और इनकी याशियाँ पूरी होती हैं, तो क्या अवाम इनसे नहीं पूछ सकते? जब हम अपनी रिटर्न्स में सब चीजें वाजे कर रहे हैं, हम टैक्स अदा कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या इनको क्या मसला है? अवाम करना नहीं रही है। अवाम तो सिर्फ ये कहती है कि आप डिक्लेयर कर दें, डिक्लेयर करें ना, पता हो कि किसके खत्म पास हो गई क्या बात। इस पे चाहे मैं हूँ, चाहे हसन है, चाहे अना है, चाहे आयशा है, कोई भी है, कोई भी है, जो है वो अपना डिक्लेयर कर दे कि मेरे पास ये असासे हैं, बिल्कुल मैं ये काम कर रहा हूँ। क्या काउंटलेस होते हैं इसलिए नहीं आना चाह रहे? इस शर्त कुछ को ना मानना कुछ तो है ना। नहीं, देखें कुछ ना कुछ तो है जो नहीं डिक्लेयर कर जब आप टेबल के नीचे पैसे रखते जाएंगे गिनेंगे नहीं, तो आपको पता भी नहीं अच्छा होता मुझे कितने ये भी पैसे। बता दें, जब असासे जाहिर कर दिए जाते हैं फिर उनकी प्रॉपर जांच पड़ताल होती है, पकड़ होना आसान हो जाती है? एक मनी ट्रेल होती है पूरी, वो अच्छा। पता करना होता है कि ये अगर ये गाड़ी लिया या ये घर लिया और इनकी तनख्वाह इतनी है तो ये किस जराए से लिए गए हैं। व्हाइट मनी ब्लैक मनी का मामला है। ये अगर व्हाइट आपके मनी पास और white ब्लैक है, मनी का मामला है असल तो में। आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो ये कहती तो है, बड़ा वाज़ेह है। व्हाइट इसमें मनी तो, है हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है आप प्रॉपर्टीज लें, हाँ। आप गाड़ियां लें, आप जेवरात लें, क्योंकि उनको पता है कि इससे मुझे किसी से जनरल से टैक्स आएगा, किसी से प्रॉपर्टी टैक्स आएगा, किसी से फला टैक्स आएगा, किसी से फला टैक्स आएगा। ऐसे ही है। लेकिन अगर आप ब्लैक मनी में किसी और के नाम पर प्रॉपर्टीज इकट्ठी करते जा रहे हैं, तो वो क्योंकि आपने पैसा ब्लैक से कमाया था तो आप लेते भी चीज़ें ब्लैक में हैं, तो फिर आप गवर्नमेंट से पोशीदा रहते हैं। तो गवर्नमेंट मैं ये कहता हूँ फिर IMF का नाम बदनाम किया जा रहा है। हुकूमत को ये कानून साजी करनी चाहिए कि जो भी आएगा 17 से 22 ग्रेड तक, 23 ग्रेड तक जो भी आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी शामिल कर लें, जो भी आएगा वो अपने डिक्लेयर, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं डिक्लेयर, लेकिन मैं सिर्फ उनका नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस मुल्क की हाईएस्ट अथॉरिटी अगर करती है तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम है? सबको करना चाहिए, सबको करने चाहिए। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये होगा नहीं, और फिर वो IMF की शर्त कहाँ जाएगी और उसके बाद किस तरह से ये करवाया जाएगा, पॉसिबिलिटी तो कोई नज़र नहीं आ रही है। खैर देखें आने वाले वक्त में क्या हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ IMF हमारा हमदर्द आ रहा है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। आमिर भाई किस तरह होगा? जब तक मुझे एक बात बताएं, जब तक आपका साबित हो गया आपको आज तक इस तरह ब्यूरोक्रेसी से पूछने का सवाल पैदा नहीं हुआ, IMF ने पूछ लिया। ठीक है, IMF ने सही पूछा ना, उसकी वजह हमदर्दी ना के नहीं। मैं आमिर भाई की बात को इस तरह, ये हमदर्दी नहीं है, आप ये देखें, नहीं एक ये ठीक है, लेकिन हमदर्द नहीं है हमारा। क्या IMF हमदर्द आपको पैसे दे रहा है तो वो पूछेगा नहीं कि आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? पैसे देके पूरी शराइत वापस कैसे करेंगे? और वापस कैसे करेंगे? हम पर पड़ रही हैं, बुरी तरह से पड़ रही हैं। आप अच्छी करोड़ों रुपए की नहीं, ये बाबू जो है, मुझे एक बात बताया ना, ये जो बाबू है सारे, ये बाबू ही है ना, ये सारे इनके पास जो करोड़ों रुपए की गाड़ियां वो कहाँ से आती हैं? वो हमारे पैसों से आती हैं। ठीक है, मैं तो इस चीज से एग्री कर रही हूँ। ये हमदर्द क्यों कह रहे हैं? हमदर्द इसलिए कह रहे हैं कि आपके पास जो पैसा इस वक्त आ रहा है वो IMF दे रहा है, आपको कर्जा दे रहा है। नहीं जी, मैं खुद कमा रही हूँ, अपने पैसे खुद लगा रही हूँ। हम तो कमा रहे हैं, हम कमा के दे रहे हैं, लेकिन जो मुल्क जो चल रहा है, जो ये चल रहे हैं, गवर्नमेंट चल रही है, एक्स्ट्रा हमदर्दी IMF ने कर दी है, जो मेरे ख्याल से ये IMF के फैन ही है। शुरू से कर रहा है भाई। अब तो इतने साल, अब तो 50 साल से ज्यादा हो गए जब से IMF बना है। 50 नहीं, 50 से तो कम हुए। जब से IMF बना है हमदर्दी कर रहा है थर्ड वर्ल्ड के तमाम ममालिक के साथ, और वो करता रहेगा। वो आपको आगे लोगों के मैं इंटरव्यूज देखती हूँ जिसके आगे माइक करो वो बेचारा कह रहा होता है IMF उस बेचारे को पता नहीं है ना। अब क्या करें, लाइल्मी भी जो है वो आपकी तरह एक रहमत ब्लेसिंग है, वो लाइलम है, उसको पता ही नहीं है कि हुआ क्या। अच्छा, IMF उसके साथ ये हुआ, हम पैसे उसके साथ जा रहे हैं, उसके साथ कोई रहे उतार हम उसके साथ ये हुआ कि आपके जितने आपके ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स की जदादें बाहर बनी, उसके साथ ये हुआ। वो बेचारा ब्यूरोक्रेट को कहने के बजाय वो किसको कह रहा है, क्योंकि उसको पढ़ाया गया सबक
कि ये सबक पढ़ लो, गवर्नमेंट नहीं कि कर जो रही, कर रही है IMF कर रहा है। कर रहे हैं, एक बस मिनट, that's एक it। मिनट, मुझे कर्जा लूटने आप दो। लेते हैं आमिर भाई, कर्जा आप लेते हैं? तो हम ही लेते हैं ना। अच्छा। मेरी गवर्नमेंट लेती है तो मैं ही लेता हूँ ना। आमिर भाई की गवर्नमेंट इसमें कौन सी जाहिर है चीज़ है? मान नहीं, नहीं, लिया। अब हर आपने गवर्नमेंट बात ही मेरी- वाज़ेह कर दी, मेरी गवर्नमेंट तो मेरी गवर्नमेंट है, आपकी मैं तो गवर्नमेंट कहता हूँ। लेती है, आप तो अदा कर्जे करते हैं, हमें और भी नहीं, आपकी सबको पे गवर्नमेंट का करना है, खमियाजा ये हमें भी सबको भुगतना पड़ रहा है, हम भी वो सबकी है। कर्जे उतार रहे हैं और मुझे लगता है हमारी आने वाली नस्लें भी Elected, उतारती non-elected, रहेंगी। हर किस्म ये की अच्छी गवर्नमेंट है। हमदर्दी हमारे है। बड़े भी उतारते रहे हैं मतलब कर्जे नहीं, और अब ये हम। अच्छी हमदर्दी है, ऐसे ही ऐसा है। हमदर्दी दारा कि हमारे बड़े भी कर्जे उतारते रहे, हम भी कर्जे उतारते रहेंगे, हमारे बच्चे भी कर्जे उतारते कर्जे लेते बड़ी क्यों हो? हमदर्दी है भाई, आमिर कर्जे भाई। लेते क्यों हो? हम आपकी गवर्नमेंट ने लिया, हमारी गवर्नमेंट भी लिया, हमारे लिए लिया। ये आपकी गवर्नमेंट ने हमेशा ऐसे ही मेरा रहना है, हमारे लिए भूखे लिया। नंगे रहना है, कर्जे लेते जब रहना हम है। बने थे, आपकी ये एक गवर्नमेंट लंबी के पास बहस है। कोई पॉलिसी नहीं आप है। इस तरह करो, मैं आयशा से भी अब कहता हमारे हूँ, पास ये कोई सिटी policy 10 में नहीं है। टाइम कम होता है बेटा। नहीं, मैं टाइम एक आज घंटे ज्यादा का करा लूंगी, एक हमदर्द घंटे ना का के। 1 घंटे का एक प्रोग्राम रखो IMF मैं के टाइम ऊपर। ज्यादा करा लूंगी, और कर्जों हमदर्द के ना ऊपर दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने देना है। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, इस पर कभी किसी जगह बैठकर बात कर लेंगे। ये प्रोग्राम मेरे ख्याल आपका हमदर्दी मॉर्निंग में शो मैं है। कायल नहीं होंगी। आप अच्छा हमदर्द कह रहे हैं, पैसे मेरे बच्चे भी उतारते रहेंगे, हम सारी तो- जिंदगी मकरूज रहेंगे, नाम के साथ गरीब मुल्क लगा रहेगा, IMF का एहसान देगा, कर्जे दे तो दे के हम थक पैदा जाएंगे गरीब हुए थे और ना, हमदर्द हम कह रहे पैदा हैं। गरीब हुए आमिर भाई थे। छोड़ दे बात, हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है? अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करने पर इत्तेफाक किया जाएगा। मुझे अगर याद जो पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं कंफर्म कर लूंगी वैसे अपने रिपोर्टर से, ये निगरान दौरे हुकूमत में फैसला भी किया गया था और शायद कुछ अस्पतालों में हुआ भी है। हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए वज़ीर आला के ज़रिए सदारती इजलास में फैसले हुए हैं। हसन, ऐसा है? आमिर भाई अगर हुआ था तस्दीक कर। इसमें जो एक चीज़ है, मेन चीज़ है, ये फैसला वाकई ये निगरान हुकूमत में किया गया था कि डॉक्टर्स का भी पैरामेडिक और स्टाफ का भी मैक्सिमम उनको फेवर दी गई सबको थी। मैक्सिमम फेवर दी गई थी। और यही कि जो ड्यूटी पे हाज़िरी नहीं जो नहीं आते, जिनकी हाज़िरी आज भी मैनुअल लगती है, उनको कम से कम एहतसाब तो हो सके, उनको पता तो लगे कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या घर बैठ के हसन, जिस तरह से एक पॉइंट तो चीज़ ये है ना कि हाजिरी इनफ है, सिर्फ हाजिर हो जाना इनफ है। हाज़िरी के साथ साथ काम भी किया जाए। इसमें ये खबर अगर पढ़े ना, ये खबर पढ़ने में बहुत अच्छी लगी है, ठीक है, लेकिन इस पे अमल किस तरह होगा? इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ का जो रवैया है वो आवाम के साथ ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना होगा। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। पहले जब बंदा बीमार होके या जो भी हॉस्पिटल जाता है, आगे से जो रवैया है पैरामेडिक स्टाफ का या डॉक्टर्स का, वो जब देखता है तो वो बेचारा वैसे ही जो है वो रह जाता है। ऐसे ही ठीक, जब तक इस चीज़ को ठीक नहीं किया जाएगा, ये बाकी सारी सेकेंडरी चीज़ें, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मशीनें होंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी तो इलाज ये चलेगा। ना बायोमेट्रिक हाजिरी हम भी लगा के आते हैं, हम भी लगा के आते हैं, और हमारे पे जितना सख्त कड़ा कैमरे लगे हैं ना, कैमरे, आप अपने लोकेशन, हमारे सिस्टम पास पे तो बैठ के और क्या बहुत कर सारी रहे हैं? चीज़ें हैं आप ना। अपने सिस्टम पे बैठ के क्या कर रहे हैं? क्या कर इवन कभी कभी ऐसा हो रहा था कि मैं बहुत जल्दी आ रही थी तो मैं बड़ा रिलैक्स होकर भी मेकअप रूम में बैठ जाती थी। फिर एक दो वाक़यात ऐसे हुए कि आपको उस चीज़ पे भी नज़र रखनी पड़ी, नहीं जी ये नहीं आप कर सकते, आप रिलैक्स होकर थोड़ा सा सोने की कोशिश भी करें तो आपको कैमरे की आंख देख रही है। बिल्कुल ऐसे ही है ये, और ये कोई सरकारी इदारा नहीं है, प्राइवेट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकारी इदारों के हालात बहुत ख़राब हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप बायोमेट्रिक कर भी लेंगे तो जो डॉक्टर, पैरामेडिक, जो सफाई वाला अमला अंदर आएगा तो क्या वो काम करेगा? यानी हाज़िरी तो उसने लगा ली, तो क्या उसके बाद वो गप्पे लगाता रहेगा? जो उसका काम है, कुछ ऐसे फर्शनाज डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को मैं जानता हूँ जिनसे मेरा पाला पड़ा, और मैंने देखा कि वो एक दिन में सैकड़ों लोगों को चेक कर रहे थे, और कुछ ऐसे हड्डर आम भी हैं। खैर से इक्का दुक्का आमिर भाई, नहीं, ये नहीं, बहुत कम सुन ले, तादाद सुन ले, है, ये सुन ले, आटे में सुन ले, नमक के सुन ले, बराबर है ये अगर बात। अगर आप हसन अली अन्ना हसन अली ज़रा सा बायसनेस से हो, ज़रा सा नहीं, हमें ना, बायसनेस की क्या बात है आमिर भाई? नाम हमें लिखा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़। ये दो एक गंदी मच्छियाँ होती हैं जो सारे तालाब को गंदा करती हैं। मछलियाँ जो भी हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो फर्शनासी का मुजाहरा करते हैं। आप इस बात को प्राइवेट मान जाए, क्लिनिक में सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर आमिर भाई, ये जो आमिर भाई, बर्डन है, नहीं, ये जो ये बर्डन है, आपकी बात ही आपको गलत है। अंदाजा नहीं है। किसी दिन हम दोनों पाकिस्तान में चलेंगे जनरल हॉस्पिटल पास। तो आप राशि देखिएगा, रश की बात नहीं कर रही, आप राशि फर्शनासी देखिए, की बात कर रही ये हूं। एक हम डॉक्टर दोनों जितने चलेंगे आमिर पेशेंट्स भाई। को चेक करता है ना, ये एक डॉक्टर जितने पेशेंट्स को चेक करता है, उसकी अगर आप वो फिगर्स निकलवाएंगे ना, वो हॉरिबल्स हैं। क्यों? इसलिए कि उनके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग फर्शनास हैं, इसलिए वो काम करते हैं। लेकिन चंद मछलियाँ ऐसी हैं जो इस पूरे तालाब को गंदा और रोटन करती हैं। मसलन
बाहर खड़ा एक गार्ड है, उसकी इस खबर में आपको पहला सब यही है, वो किसी से आते जाते से 10-20 रुपए लेता है। ये गंदी मामूल मछली है। है, ये गंदी मछली है, मामूल है। गंदी मैं डॉक्टर मछली है। वो इसमें कि हमारा डॉक्टर को इंप्रेशन पहले दिखा दिया जाए। हमारा इंप्रेशन कहाँ से गलत हुआ? वहाँ से। गार्ड ना किसी डॉक्टर को पहले दिखलवा सकता है ना दिखाता है। मुझे याद है आमिर कि भाई ये सब क्यों नहीं, ये सर जी, बहुत सर सी जी, जगह सर पे जी, ये बहुत चीज़ सारी हो चुकी जगहों सुन पे लेते हैं पहले। ये गार्ड नहीं कर सकता। हाँ, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की सिफारिश करे। गार्ड की सिफारिश, आपके ख्याल में डॉक्टर ने 20-25 रुपए में हिस्सा रखा होता है? नहीं, डॉक्टर की बात नहीं है आमिर भाई, वो उसको अंदर देखिए- जाने देगा, इमरजेंसी में जाने देगा। नहीं, इमरजेंसी में इस तरह से जो नहीं, ओ भाई, जो लवाहिकीन को नहीं जाने दिया जाता। इतराज ही नहीं कर रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारे फर्शनाज डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे, आप सबको जब रख के एक ही जगह पे रख के देखना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। बिल्कुल हैं ऐसी गंदी मछलियाँ होंगी जो पूरे तालाब को गंदा करती हैं, बिल्कुल ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो काम नहीं करते होंगे। बायोमेट्रिक के साथ मैंने ये लफ्ज़ बोला, आपने नहीं बोला था, मैंने कहा कि जो हाजिरी लगा के अंदर जाएगा वो काम करेगा या नहीं करेगा, इसको कौन चेक करेगा? यही पॉइंट है ना। मैंने खुद बोला था ये बिल्कुल। लफ्ज़। लेकिन अगर आप कहें कि सारे का सारा ही सिस्टम खराब है, तो फिर ये ना हॉस्पिटल चल रहे हों, अच्छा जी, ना यहाँ पे लोग इलाज कराने के लिए आ रहे हों, ना रोजाना इतने ऑपरेशन हो रहे हों, ना लोगों के जो है वो जब मैक्सिमम काम खराब होता है ना तो सारा ही खराब समझा जाता है। मैं आपको बताता हूँ, वो भी बता दूं। होता यही मैंने है। ये आपसे पहले भी एक दफ़ा हमने हॉस्पिटल्स को ही डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो मैंने कहा था गवर्नमेंट कुछ ना करे, ये निगरान दौर की बात है। मैंने कहा था कोई हॉस्पिटल नया बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। जितनी आपकी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उनसे कहें कि वो जनरल हॉस्पिटल्स बनाएं, लोग आम लोगों के लिए, अपने सोसाइटी के लोगों के लिए। आमिर भाई वो कभी भी नहीं बनाएंगे, कैसा है? वो नहीं लिख कर बनाएंगे। देते हैं वो, जब वो LDA से अपनी सोसाइटी हॉस्पिटल, अप्रूव करवाते कब्रिस्तान, हैं, हाँ, वो मस्जिद। कब्रिस्तान, हॉस्पिटल, डाकखाना, बैंक, कब्रिस्तान, ये बहस दूसरी तरफ मस्जिद चली जाएगी। नहीं जाएगी। देखिए- नहीं आमिर भाई एक मिनट। ये क्योंकि एक टाइकून है प्रॉपर्टी का, नहीं, मैं इसलिए मेरी एक बात सुने, इसलिए- ये किसने इसलिए- करना है? ये इसलिए चेक ये इस किसने तरफ नहीं करना है आएगा। कि कब्रिस्तान आ बना गया है ना? कि नहीं बना? मैंने तो नहीं करना, मैंने क्या कहा? गवर्नमेंट का काम है ना। मैंने क्या कहा कि गवर्नमेंट को ये चाहिए था, मैंने ये निगरान हुकूमत के दौर में भी कहा था, इस दौर में भी कह रहा हूँ, आने वाली हुकूमत के दौर में के लिए भी कह रहा हूँ, सब हुकूमतों के लिए कह रहा हूँ, जहाँ सिस्टम ठीक हो सकता है ना वहाँ से करें। मसलन अगर आप एक प्राइवेट सोसाइटी या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर एक हॉस्पिटल बनना था, क्यों नहीं बना? वो बन जाता तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपने ये सोसाइटियों में रहने वाले जो है ना, ये महंगे इलाज भी देख लेते हैं, कर लेते हैं। हम गरीबों की बात कर रहे हैं। नहीं, सोसाइटी में भी गरीब लोग रहते हैं बेटा, बहुत- आपको पता नहीं। मैंने तो, मुझे सब्जाजार में झोंपड़ी वाले मिलते हैं, हाँ है, बिल्कुल है, मरगजार में भी होंगे। बिल्कुल। मैं बड़ी सोसाइटियों की नहीं बात नहीं, कर आप रही बड़ी सोसाइटी की बात भी कर लें, आप डिफेंस की बात कर लें, मैं डिफेंस के अंदर गांव दिखा देता हूँ। वहाँ उसके अंदर भी गाँव है, हर जगह, हर गरीब बड़ी आदमी सोसाइटी कहाँ नहीं में है? बिल्कुल। एक लाल बेग और एक गरीब, दोनों हर जगह मौजूद हैं। उस पर आप इनकार करें या इकरार करें, आप अमीर हो मुझे या ये गरीब हो। बता दें, खबर की तरह दोबारा आ जाए, बायोमेट्रिक हाजिरी आपने बड़ा अच्छा है, बना ली। बायोमेट्रिक हाजिरी आपने होनी ये चाहिए। कह दिया कि सब डॉक्टर्स ऐसे नहीं है, मान लिया सब डॉक्टर्स सब डॉक्टर्स नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं। नहीं, मैं आटे में बहुत नमक सारे के लोगों को बराबर है। जानती हूँ। चले जो जाओ, आटे में अच्छे नमक डॉक्टर्स तो हैं। उसकी तारीफ भी करो ना यार, जो नमक के अच्छे बराबर डॉक्टर हैं काम वो कर रहे हैं। मैं कब कह रही हूँ? आप जब वो सबको काबिल तारीफ रखकर हैं। एक ही चॉपर से काटते चले जाएंगे। नहीं आमिर भाई, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो लोगों का वाकई ख्याल करते हैं, सर और हमारी एक पैरामेडिक फोन स्टाफ कॉल पे करता है। लोग किसी ना किसी डॉक्टर्स लाजमी हम बहुत सारे लोगों को चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। एक फोन कॉल पे डॉक्टर फौरी इलाज भी उनका कर देते हैं, फौरी तौर पर आउट ऑफ होता द है, वे बिल्कुल जाके होता है। और फेवर बच्चा भी दे बदल जाता है। आपकी तो खबर कल बात मतलब मैंने एक मिसाल है, बच्चा भी बदल जाता है, जिंदा दे मुर्दा दे देंगे ने, मुंडा दो कुड़ी दे देंगे ने, ये भी होता है। देखें, जहां हम नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं ना, लोगों के पॉजिटिव पॉइंट भी डिस्कस करना शुरू किया। ठीक है, लेकिन ये IMF वाले मामले पे भी आप पॉजिटिव चीजें नहीं देखती थी, आप नेगेटिव की तरफ चली गई। मेरा आपका कोई झगड़ा नहीं भाई किसी मेरा बात आप- पे। बिल्कुल लेकिन मैं आपसे आपसे कोई कहता झगड़ा हूँ नहीं। बी बस ये पॉजिटिव। कर दें कि जिस तरह आप कहाँ कहाँ जाते हैं, अटेंडेंस लगाकर चाय पी के बाहर अगर कभी जाए तो पकड़ हो जाती है ना, यही डॉक्टर फौरन के पकड़ साथ- हो जाती है। अब आपने कहा कि अब तो जब मैं हमारे हो किसी के कमरे में भी सकती नहीं है- जाऊंगा, हाँ। अब तो मैं सीट से नहीं हिलूंगा, अब तो मैं वो गेट के पास जाके एक मीटिंग होती है अमूमी तौर पर इन लोगों की, वो भी नहीं करूंगा। सो यही नहीं, जरूरत वो है तो डॉक्टर्स वैसे के रोजों साथ। के बाद तो नहीं हुई, वही तो मैं कहता हूँ, यही कुछ रमजान के बाद नहीं हुई। ऐसा कुछ करने की जरूरत है डॉक्टर्स के साथ भी कि बायोमेट्रिक जरूर लगाएं। जो डॉक्टर सही काम करें उनको जरूर अप्रिशिएट भी करें, बिल्कुल, जहाँ कहीं उनकी काम नहीं monitoring हो रहा proper होनी उनकी चाहिए। पकड़ भी हो, क्योंकि वो फिर ओवरऑल सभी लोग जो है ना डॉक्टर, उसमें पैरामेडिक, आ जाते सारों हैं। की, सफाई सब वालों लोग, की, हर चीज़ सफाई को वालों की, हर चीज को देखना है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन कर लेते हैं।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर यह है, परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाजत का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने आटे के नर्ख मंगवा लिए हैं। मंगवाने से क्या होगा आमिर भाई? देखिए, मंगवाने से बहुत कुछ होगा। ये जो हुआ, अभी आपने खबर पढ़ी थी ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर कि डिप्टी डायरेक्टर को जो है वो मुअत्तल करके तो वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर को लाहौर लगा दिया। कल हुआ ये कि मरियम ने एक स्मार्ट गेम खेली, और मरियम बीबी ने एक स्मार्ट गेम खेली और उन्होंने आटे के नर्ख मांग लिए। जब नर्ख उनके सामने रखे गए तो उन्होंने मार्केट के नर्ख रख के सामने रख दिए। ना सेक्रेटरी के पास जवाब था, ना डायरेक्टर फूड के पास जवाब था, ना कंट्रोलर के पास जवाब था, ना डिप्टी। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मलबा ये होता है कि छोटे अमले को कहा जाता है तैरते पा रहे हैं पार चुक लाएंगे। अभी तुझे मुअत्तल कर रहे हैं, ये देख लीजिए, यही डिप्टी डायरेक्टर किसी जगह अच्छी जगह पे लगवाएगा, उसको ये शर्त इस शर्त पे उतारा गया होगा। हालांकि सबसे पहले तो सेक्रेटरी को इस्तीफा देना चाहिए था जिसने सीएम के सामने गलत अदादशुमार रखवाए। फिर कंट्रोलर फूड है, डायरेक्टर फूड है, फिर जाकर चौथे पांचवें नंबर पे एक डिप्टी डायरेक्टर आता है। डिप्टी डायरेक्टर की क्या हैसियत होगी? उस बेचारे ने क्या लेने हैं और क्या देने हैं उसको, उसके तो नज़ला सारा उस पे गिर गया। नहीं, नज़ला क्या गिरना था उसको, वो खुश होएगा, वो चंद दिन मुअत्तल रहेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, यही डिप्टी डायरेक्टर, आप ज़रा नज़र रखिएगा, आप खुद खबर चला रहे होंगे कि उनको एज ए डायरेक्टर प्रमोट करके फलां अच्छी सीट पर लगा दिया गया है किसी और ये एक वो कैमोफ्लाज है जो आपकी ब्यूरोक्रेसी बना के रखती है। और इसमें छोटे बंदे पे मलबा इसलिए डाला जाता है, उसको बता के डाला जाता है कि भाई तेरे साथ ये करने लगे हैं, आगे चल के तुझे इसका ये बेनिफिट मिलेगा। वो भी खुश, सीएम भी खुश कि मेरे कहने पे देखो जी उन्होंने मुअत्तल कर दिया डिप्टी। और डिप्टी डायरेक्टर की क्या थी, सबसे पहले तो सेक्रेटरी फूड को जाना चाहिए था। सही बात है। उससे बाद कंट्रोलर फूड है, फिर डायरेक्टर फूड है, बाकी लोग है। तो आपने डिप्टी डायरेक्टर का एक नाम लिया और उसको किया। कितने डिप्टी डायरेक्टर होंगे, आप पिंडी से उठा के लाहौर लगा देंगे, गुजरात लगा देंगे, तो इसको चंद दिन मुअत्तल रखेंगे। उसके बाद एक इंक्वायरी होगी, फिर उसको कहा जी फलां इंस्पेक्टर ने इसको गलत दादोशुमार फराहम किए थे, फलां इंस्पेक्टर को जो है फलां बंदे ने ये गलत दादोशुमार, इस तरह इस चक्कर में डालकर इसको बहाल करा लिया जाएगा। कहा जा रहा है इसका क्या रोल होगा? परमिट के साथ इजाजत दी जाएगी? देखिए, ये तो बहुत जरूरी है कि आप आटा कितना पीसते हैं और कितना बेचते हैं, गंदम कितनी आती है, उसका आटा कितना उसका बनता है, ये सारा एक दादोशुमार निकलेगा। कितना मैदा, फाइन, आटा, सूजी, सारा कुछ जो कितना आएगा, इसका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि होता ये है, शफाफ हो सकेगा, ये होता है, बनाना चाहिए ना। आप कोशिश करते हैं, अब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा वो फिर एक नई बात है। इस पर मेरा ख्याल है हसन जो है वो आसिम रजा जो इसके हैं आटे वाले हैं, वो जब बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आटे की क्वालिटी के हिसाब से उसकी प्राइस है। अच्छा। और आटे में मौजूद पानी के हिसाब से उसकी, हर टोकरे के अंदर पानी भी है, होता ये सिर्फ आटा नहीं। जब ये गंदम एक फ्लोर मिल गंदम खरीदती है तो उसमें मॉइस्चर लेवल चेक किया जाता है, वो 10 से कम होगा तो वो बेहतरीन गंदम है, ठीक है, और उसका बेहतरीन आटा जो है वो बनेगा। इससे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम जो है वो 14 तक जाते हैं, ये 14 तक अगर हो तो ठीक है। अब इसमें एक चीज़, जितनी बड़ी मिले हैं या आपको कि बड़े जितने स्टोर्स हैं उन पे आपको बड़ी खूबसूरत पैकिंग में आटा जो है वो नज़र आता है, वो महंगा भी है। वो जो 20 किलो फ़र्ज करें मार्केट में, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 1500 का 20 किलो का मिल रहा है, और अगर आप वही 10 किलो में लेने जा रहे हैं तो वो 10 किलो का 1500 का मिलेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी में और दूसरे जो वो बहुत फ़र्क है। इस वजह से ये जो है ना, ये चीज़ है। एक दूसरा ये जो परमिट वाली बात है, इसमें देखें, इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमने माजी में ये देखा है कि आटा स्मगल हो जाता है पाकिस्तान के रास्ते, अफ़गानिस्तान बहुत आटा और गंदम जो है वो गई है। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे फ़र्ज़ करें कि KPK में या किसी और सूबे में अगर महंगा हो जाता है तो पंजाब की फ्लोर मिल्स जो है वही अपना बनाया हुआ आटा वहाँ भेज देती हैं। तो इसलिए परमिट बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ की जो डिमांड और सप्लाई है उसको पूरा किया जा सके, उसको मीट किया जा सके। और उसको पूरा करने के लिए जो परमिट वाली बात है ये बहुत अच्छी बात है। इससे कबल ये नहीं हो रहा था? नहीं, ये पहले भी होता आया है। ये हर अदवार में पहले ना, मेरे चंद दिन पहले ना एक फूड इंस्पेक्टर मेरे पास बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि मैं इस तरह से फ्लोर मिल्स की इंस्पेक्शंस पे था। वो पिछली पुरानी एक बात बता रहे थे, तो वहाँ पे मैंने पकड़ लिया कि तेरी जो है तूने बोरियां ज़्यादा निकलवाई हैं, आटे के तोड़े ज़्यादा निकलवाए हैं, लिखे कम हैं। तो मैंने कहता है जी उसके खिलाफ पूरी एक वो बनाई। नहीं आमिर भाई, आटे के नहीं, वो सरकारी गंदम जो आती थी ना, उसके इस दफा नहीं। अच्छा नहीं, वो थोड़ी उसने आटे, अच्छा वो उसने वो किया, कहता मैं जब वापस ऑफिस किया तो मेरी सारी रिपोर्ट बदली हुई थी और नीचे किसी ने मेरे साइन भी किए हुए थे। ये कुछ हो जाता है, ये कुछ होता है, ये अंदाजा कर लें। आप ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। पंजाब के असातिज़ा सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों की निजकारी नामंजूर है। ये फैसला किया गया था, लेकिन निजकारी क्यों की जा रही थी और अब असातिज़ा इस पर एहतजाज कर रहे हैं, तो असातिज़ा का कंसर्न क्या है, बता दीजिए ज़रा आमिर भाई। वही है क्योंकि जो आपने अभी बताया कि हमें बाहर जाना हो तो तब भी बायोमेट्रिक लगानी पड़ती है, आना हो तब भी, क्योंकि एक प्राइवेट अदारा है। तो इस ताज़ा को ये है क्योंकि ये तो आते नहीं है, ये तो साल में सिर्फ मेरा ख्याल 105 दिन काम करने की, शहरों में तो फिर आ जाते हैं, गाँव में तो आते ही नहीं है। ऐसे ही है। तो अब ये अगर प्राइवेट अदारे में चले जाएंगे तो फिर वहाँ पे भी यही सख्ती हो जाएगी कि भाई मास्टर साहब तुसी क्यों नहीं सी आए सी तो क्लास क्यों नहीं सी लाई। देखिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम बहुत है। जो गवर्नमेंट क्या है, जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है वो ये समझता है कि वो एक दमाद भर्ती हो गया है, अब उसको बिठाकर और सारा हक उसका है, और जब रिटायरमेंट हो जाए तो उसको पेंशन भी दी जाए, तमाम ग्रेजुटी भी दी जाए, उसको बेनिफिट फंड भी दिया जाए, सब कुछ दिया जाए उसको। तो ये अब नहीं चलेगा, ये पूरी दुनिया में नहीं चल रहा, तो यहाँ कैसे चल सकता है। ये सिस्टम अब ख़त्म करना पड़ेगा। आपको अगर पढ़े लिखे बच्चों को लाना पड़ेगा, जो कि विजन है और गवर्नमेंट का अच्छा विजन है, तो पढ़े लिखे बच्चों के हवाले करें। प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर प्राइवेट हो जाएगी, फीसों पे कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा। ये बात आप ज़हन में रखें। ये बहुत सारे लोगों को पैफ के स्कूलों में क्या फीस भर गई? बिल्कुल नहीं। वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, क्या उसमें फीस भर गई? नहीं। ये लोगों को जानबूझ कर बताया जा रहा है। इसमें ना मेरा ख्याल है बहुत बेहतर हो जाएगा, मेरा ख्याल है बहुत बेहतर हो जाएगा। जो प्राइवेट होता है ना उसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी होता है। अच्छा नहीं, जब ये बच्चों को दिया जाएगा तो उनको दिया जाएगा कि भाई अगर आपकी 1 साल में कारकर्दगी ठीक ना रही, आप पढ़े लिखे बच्चे, आपको हम सिर्फ ये एडवांटेज दे रहे हैं कि आप इस काम में आ जाएं, नहीं है हम बदल देंगे। क्योंकि प्रॉपर्टी तो उनकी नहीं हुई, वहाँ फर्नीचर तो उनका नहीं हुआ, लेकिन जो बेहतरी है वो एडमिनिस्ट्रेशन वाइज आएगी। इसकी एक मिसाल सिर्फ इसलिए खप डाल रहे हैं क्योंकि ये अपने बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ाते। आमिर भाई इसमें एक मिसाल पीटीसीएल से लें। जब पीटीसीएल को प्राइवेटाइज किया गया, उसके कुछ शेयर्स दिए गए थे ना, आज आप पीटीसीएल देख लें, वो अपनी टेक्नोलॉजी भी बढ़ाते जा रहे हैं, वो सब कुछ बेहतर करते जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर ये करके देख भी लें तो इसका फ़ायदा बहुत हद तक आपके स्कूलों की बिल्डिंग्स में जो अभी नकाइस नज़र आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को लेकर जो प्रॉब्लम नज़र आई, सबसे पहले फ़ायदा स्टूडेंट्स का ये होगा कि अच्छे और नए असातिज़ा आएंगे जिनका एक्सपीरियंस अभी नया है, तो वो अच्छा बच्चों को पढ़ा भी। अगर आपको सेकंड हो जी, ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं इनको लिक्विडेट क्यों किया जाता है, क्यों उनके शेयर्स बेच दिए जाते हैं? इसीलिए वो क्या प्राइवेट कर दिए जाते हैं? गवर्नमेंट भी यही करने जा रही है। ये असातिज़ा सिर्फ अपनी हाजिरी से डर रहे हैं। ये डर रहे हैं कि 365 में से भाई ये 3 महीने की छुट्टियां निकाल लें। नौकरियों को भी खतरा है? नहीं, नौकरी को कोई खतरा नहीं। बस फिर ये समझ लें फिर क्या हो सकता है आपके लिए, आप बेहतरी हो जाएगी। सो मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम हेडलाइंस के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। हम अक्सर जो है वो हामिला ख़वातीन के हवाले से प्रोग्राम्स करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं कि आपको करना क्या है, तैयारी कैसी करनी है, पूरे 9 महीने किस तरह से डॉक्टर्स के पास जाना है। अब नॉर्मली क्योंकि हम अपने शोज उस तरह से प्लान करते हैं जो चीज़ें आप पूछना चाह रहे होते हैं। होता क्या है कि अभी जो एक रूटीन में चीज़ें देखने में आ रही हैं, बहुत सारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं कि बाय बर्थ हार्ट होल के साथ वो पैदा हो रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं उनके साथ डिफरेंट इश्यूज़ हैं। अब हम अक्सर डॉक्टर्स को कहते हैं ये जेनेटिक भी लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं हो सकते हैं, कज़न मैरिज भी इसकी रीज़न हो सकती है। आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि माओं को कम से कम ये बताया जाए कि अगर 9 महीने वो प्रॉपर अपना चेकअप करा रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड जो करा रहे होते हैं उसमें बच्चे की हेल्थ को देखना कि क्या उसका दिल सही काम कर रहा है, क्या उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, क्या हमारे पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि इस चीज़ के बारे में भी पता चलाया जा सके, क्या हमारे पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो माँ के पेट में ये इलाज हो सके, यानी बच्चा अगर पैदा हो तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो। एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, उनका इलाज क्या है और इसकी रीज़न क्या होती है। गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरीबा साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। माँ की सेहत बेहतर होना, अच्छी होना कितना ज़रूरी है? ना इसके बाद जितना मैं एम्फसाइज करूँ ना वो कम है। और सिर्फ ये नहीं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट होने से पहले माँ की सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसकी डाइट अच्छी होना, उसका लाइफस्टाइल अच्छा होना, अगर उसके अंडरलाइन कोई डिजीज़ हैं
नॉन डायबिटिक है या नॉन हाइपरटेंसिव है, उनका कंट्रोल होना। और ये 3 महीने की विंडो बड़ी ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी से पहले वाली। कभी आपने नोट किया होगा कि डायबिटीज़ में एक हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट होता है जो रफली 2-3 महीने का हमें एस्टिमेट दे देता है। तो ये 3 महीने की विंडो बड़ी ज़रूरी है। सही। प्रेग्नेंट होने से पहले जो पिछले माह के 3 महीने हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। ठीक है। उसमें क्या खाती रही है, उसकी न्यूट्रिशन कैसी रही है, उसका एक्सपोजर कैसा रहा है, आया कि बहुत ज़्यादा कोई अगर कोई डॉक्टर है लेट्स से या वो अल्ट्रासाउंड करती है या वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है, तो कोई ऐसी रेज मुज़र उसको मिलती तो नहीं रही, क्योंकि उनका अफेक्ट आएगा इवेंचुअली एग्स पे। वो एग्स जो हैं इवेंचुअली उन्होंने बच्चा बनाना है। अगर वो डैमेज हो रहे हैं, अगर उनका DNA डैमेज हो रहा है, तो जो आप बात कर रहे थे कि बच्चे में कोई जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज आ सकती है, वो ट्रांसफर होने डॉक्टर साहब बड़ा अहम टॉपिक बताया, मेरे तो माइंड में भी नहीं गया था। आजकल बहुत सारी खवातीन जो है वो लेजर अपना करा लेती हैं फेस का, यानी आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन चीज़ों से दूर रहना। हाँ, जैसे अना जो लेज़र है ना वो इट्स अनदर डिबेट। ठीक है। वो कहते हैं कि ये सेफ़ है। जो जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं या कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि एक तो एक बहुत लो फ्रीक्वेंसी रेज हैं, ये डिफरेंट है। जो बाकी आपकी ट्रीटमेंट्स में यूज़ होती हैं रेज वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, और ये वाली जो लेज़र रेज हैं ये बहुत माइल्ड। आई थिंक फिर भी आपको इन चीज़ों बेहतर जितना आप केयर कर सकें। देखो मैं हमेशा पेशेंट्स अगर पूछ लें, मैं कहती हूँ इट्स बेटर टू बी सेफ। आजकल इतना कुछ है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं, दे आर प्लेइंग बहुत बुरा रोल बच्चों की हेल्थ के ऊपर। और हम तो इतने पोल्यूटेड मुल्क में रहते हैं, हर दफ़ा हमारी जो सिटी का एटलीस्ट जो एयर इंडेक्स आता है वो पूरी दुनिया में वर्स्ट आता है। हमें तो ऑलरेडी चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं। और आपको पता है ये जो एयर पोल्यूशन है, आपने ऑटिस्टिक का नाम सुना होगा, आजकल ये बहुत ज़्यादा ऑटिज़म बच्चों में आ रहा है। उन्होंने लिंक फाइंड किया है कहीं ना कहीं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑटिज़म को फेवर करती है। तो हम तो ऑलरेडी बाकी दुनिया से एक चैलेंज की तरफ हैं, तो हम फिर बाकी जितना बेहतर कर सकें, आपके वाली बात अगर अवॉइड कर सकते हैं जो भी चीज़ है, लेज़र छोड़ दो, हेयर ट्रीटमेंट्स, हेयर डाइंग, बहुत केमिकल्स आजकल इस्तेमाल होते हैं। लेट्स कीप इट सिंपल, करा लो, डाई करा लो, लेकिन फिर अमोनिया फ्री, केमिकल फ्री, हर चीज़ कोशिश करो कि ज़रा बेसिक हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि ऑलरेडी बच्चे को इतने चैलेंजेस हैं हम जिस जगह पे रह रहे हैं उसकी वजह से। सो और बाकी ये कि लेट्स से कि अगर कोई गांव में रहता है ना, क्योंकि एक्सपोजर का आ रहा है जिक्र, पेस्टिसाइड्स वो बड़ा हार्मफुल हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर माँ का एक्सपोजर है, जैसे ख़वातीन भी गाँव में कुछ काम करती हैं खेतों के अंदर, और अगर वहाँ पे पेस्टिसाइड रहे तो चाहिए अवॉइड करें, उन दिनों में एटलीस्ट अवॉइड करें, क्योंकि पेस्टिसाइड्स के अंदर जो केमिकल्स हैं वो उस बच्चे के लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं। सही, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हम। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अरीबा साकिब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहबा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, माँ के न्यूट्रिशन की हम बात करें, अगर माँ सेहतमंद नहीं, तंदुरुस्त नहीं, तो बच्चे में क्या क्या कमियाँ हो सकती हैं? देखो अना, बच्चे की तो सारी ग्रोथ माँ के ऊपर डिपेंड करती है, उसके पास तो और कोई एक्सटर्नल सोर्स ही नहीं है। आप ये समझ लो कि एक दरख्त है, तो उसकी जड़ों को आप जो दोगे, खाद दोगे, पानी दोगे, दरख्त उतना नशोनुमा उसके होगी और वो अच्छा ग्रो करेगा। इसी तरह बच्चे के लिए माँ जो है वो तो उसकी रूट्स हैं, सारी न्यूट्रिशन सारा कुछ उसने वहीं से लेना है। माँ में कमी बेशी है बच्चे में बनेगी। माँ में लेट्स से बच्चे के ब्रेन बनाने के लिए हमें फॉलिक एसिड चाहिए होता है, हमें DHA चाहिए होता है, माँ वो चीज़ें नहीं, ओमेगा 3 चाहिए होता है, माँ वो नहीं ले रही तो बच्चे में नहीं आएंगी, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में कमजोरी बन जाएगी। इसी तरह अगर माँ को कोई ऐसी ब्लड का इशू है जिसकी वजह से लेट्स से हीमोग्लोबिन कम है, जिसको हम अनीमिया कहते हैं। अनीमिया का क्या मतलब है कि बच्चे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, खून नहीं पहुंच रहा, सही कह रहे हो, तो बच्चे में तो बहुत सारी डेफिशिएंसी रह जाएंगी, क्योंकि उस तक तो न्यूट्रिशन पहुंच ही नहीं पा रही, ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रही। इसी तरह अगर माँ ब्लड प्रेशर की मरीज़ा है और कंट्रोल नहीं है, बच्चे में ब्लड सप्लाई कम जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी मसले मसाइल बन जाते हैं। बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, उसको हम IUGR की टर्म यूज़ करते हैं कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, कि माँ के अंदर यूट्रस के अंदर बच्चे की ग्रोथ एबनॉर्मल होना शुरू हो गई है, रुकना शुरू हो गई है। वो अच्छी खबर नहीं है, उससे बच्चे के बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता यूट्रस के अंदर बच्चे की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इन सवेयर केसेस ये सारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर माँ न्यूट्रिशन अच्छी रहेगी और जब भी शुरू कर दे, वो न्यूट्रिटिव जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो रिवर्स हो सकती हैं, कुछ डैमेजेस ऐसे होते हैं वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है
कि जैसे सबको पता है एक फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड जैसे अभी हम बात कर रहे थे पहले भी कि 3 माह पहले आइडियल है। अगर माँ प्रेगनेंसी से 3 माह पहले फॉलिक एसिड पे शिफ्ट हो जाए उसके बहुत अच्छे असरात हैं। ठीक, ना सिर्फ प्रेग्नेंट होने के बाद शुरू करे, पहले ही शुरू कर ले। तो अगर एक जोड़ा एक कपल है वो प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो देयर इज नो हार्म अगर वो बच्ची फॉलिक एसिड रेगुलर बेसिस पे शुरू कर ले। ठीक है, ठीक है, डाइट में वो चीज़ें ले ले जिसमें फॉलिक एसिड ज़्यादा होती है, जैसे हरे पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, पालक हो गया, मेथी हो गई, साग हो गया, ये चीज़ें ले अपनी डाइट में ज़्यादा। और कोशिश करें कि जब प्रेग्नेंट हो जाए तब भी फॉलिक एसिड और वाइटामिन जैसे प्रीनेटल वाइटामिन आजकल बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, कोई भी ले ले, रोज़ का एक ले ले और वो लीती जाए, प्लस उसके सहारे के साथ डाइट भी अच्छी रखे। सही, ये ना समझे कि बस मैंने प्रीनेटल वाइटामिन ले लिए हैं, मुझे खाने की जरूरत नहीं। डाइट में उसको कैल्शियम चाहिए क्योंकि उस कैल्शियम से बच्चे की बोन्स बननी है। कैल्शियम नहीं लेगी उसकी बोन्स वीक होंगी। ठीक है, दूसरी एक एलिमेंट ये होता है, एस्पेक्ट ये होता है कि बच्चा अपना कैल्शियम तो माँ के ब्लड से ले लेगा, माँ की हड्डियाँ सफ़र करेंगी। सही, ठीक है ना, सो या माँ में कमजोरी आ जाएगी या बच्चे में कमजोरी आ जाएगी। बिल्कुल, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बाय बर्थ जो बच्चे इश्यूज के साथ पैदा हो रहे हैं उनकी क्या माँ के पेट में डायग्नोस हो सकता है कि बच्चे के हार्ट में होल है, बच्चे के साथ कोई दिमाग में इशू है, और क्या हमारे पास इतना जदीद निज़ाम है कि इसका इलाज साथ ही हो सकता है? ना कुछ चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज़, यानी कि जैसे नाम बता रहे हैं कि बच्चे के स्ट्रक्चर में बॉडी में कोई ऐसी चीज़ है जो हम स्कैन में इजीली देख पाते हैं। सही, लेकिन अगर वो स्ट्रक्चरल नहीं है, एट टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट कि उसको डायग्नोस करें। लेट्स से कि बच्चे में कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी है, सही, तो जब तक पैदा नहीं होगा उसको डायग्नोस नहीं कर सकते। ठीक, जाहिर है उस हमें डॉक्टर को लेट्स से सिम्टम से शक पड़ेगा कि भाई इसमें मुझे फला एंजाइम की कमी लग रही है, उसका ब्लड टेस्ट कराएगा, फिर पता चलेगा कि हाँ जी वाकई जो हम सोच रहे थे उसकी तस्दीक होगी है, इस बच्चे के अंदर जेनेटिकली प्रॉबेबली इस एंजाइम की डेफिशिएंसी बन गई है। ठीक है ना, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी है वो यूजुअली पॉइंट आउट हो जाती है। इसी तरह लेट्स से उस बच्चे के गुर्दों में कोई मसला है, खुदा ना खास्ता, तो गुर्दों का काम क्या है? यूरिन को प्रोड्यूस करना। बच्चे के अंदर यूरिन क्या है? ये वो फ्लूइड है जिसमें बच्चा होता है माँ के पेट में, जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड कम या ज़्यादा हो तो हमारी फौरन सोच जाती है इस तरफ कि क्या बच्चे के गुर्दे सही काम करे या बच्चे की डाइजेशन सही काम करे, बच्चा उस पानी को स्वॉलो करता है तो वो पानी एक मुनासिब मिकदार में रहना चाहिए। लेट्स से वो स्वॉलो करना छोड़ देता है क्योंकि उसके पेट में भी वही पानी है, उसके गुर्दों में भी वही पानी है, बच्चे के लिए तो सारी न्यूट्रिशन वहीं से आ रही है। तो पानी कम या ज़्यादा हो तो हम इन चीज़ों की तरफ देखते हैं, आए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई मसला है, गुर्दों में कोई मसला है। ठीक है ना, तो ये हमें क्लू दे देते हैं। फिर अगर हमें पता चल जाए हम फिर वो आपकी वाली बात कि फिर हम स्पेसिफिक टेस्टिंग की तरफ जाते हैं उन चीज़ों की कि भाई अगर हमें गुर्दों में इशू लग रहा है तो नेक्स्ट स्कैन करके या कुछ करके कि उनको आइडेंटिफाई करो। नहीं हो सका तो एट टाइम्स हम कुछ डिजीज़ होती हैं कि वही जो फ्लूइड है एमनियोटिक फ्लूइड वो लेके उसको चेक करके देखते हैं क्या है कि इसमें से हमें कोई डायग्नोसिस मिल रही है। एमनियोटिक फ्लूइड के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। फिर उसका एक नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम कहते हैं CVS। वो ये होता है कि बच्चे का जो थोड़ा सा वो मटेरियल है ना वो लेके और उससे फिर हम करते हैं कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग उसे कहते हैं कि वो लेके और उधर से फिर हम टेस्टिंग कर लेते हैं। सो हर डिजीज़ का डायग्नोज करने का डिफरेंट और डिफरेंट तरीके का है। तो जो आप सस्पेक्ट कर रहे हो फिर उसकी स्पेसिफिक ज़ाहिर है चीज़ें होती हैं। और फिर आप कह रहे थे कि क्या हम ट्रीट कर सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो ट्रीट हो जाती हैं, ठीक है, कुछ हैं जो अभी भी नहीं हो पाती हैं। जब बच्चा डिलीवर होता है तभी है। वेस्ट में थोड़ी सी चीज़ें और रिफाइन हो गई हैं कि जैसे फीटल सर्जरी वो कर लेते हैं कि माँ के पेट के अंदर ही फीटस को सर्जरी के थ्रू अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि वो उनको लगे कि हम अंदर ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हो रही हैं। लेकिन हर डिजीज़ के लिए सही या हर चीज़ के लिए हो रही है क्योंकि ये अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप उस दौरान आप उसको करने जाओ सर्जरी और खुदा ना खास्ता फीटस ज़ाया हो जाए तो हाई रिस्क तो है, ठीक है ना। सो वो बेसिकली बैलेंस है कि भाई आया कि छेड़छाड़ करनी चाहिए या फिर एक दफ़ा डिलीवर हो जाए फिर उसको देखेंगे। सो बहुत सारी डिजीज़ ऐसे हैं कि वो हम कहते हैं कि भाई एक दफ़ा खैर से आ जाए फिर देखेंगे। और फिर सर्जन स्टैंड बाय पे होते हैं क्योंकि डायग्नोसिस पहले बनी होती है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसका कंसर्न सर्जन अवेलेबल होता है, पीडियाट्रिक सर्जन, वो फ़ौरन उसके ऊपर सर्जरी परफॉर्म करता है जस्ट टू सेव हिम। सो ये है सूरत। सही। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बता दीजिएगा, बहुत सारी इश्यूज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सामने आती हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये या तो जेनेटिक है या कज़न मैरिज की वजह से है,
तो हमारा मकसद ही ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सके, क्या वाकई ये रीज़न होती है? ना अगर मैं लेट्स से कज़न मैरिज की तरफ जाएं कि जी वो जेनेटिक डिजीज़ जो कज़न मैरिज की वजह से हो रही हैं उनकी क्या परसेंटेज है। सो अगर एक नॉर्मल नेचुरल पॉपुलेशन में जो कज़न्स नहीं हैं उनमें एबनॉर्मल बच्चे होने का चांस होता है तकरीबन 2 से 3%। ठीक है। कज़न मैरिज की वजह से इसका जो रिस्क होता है वो डबल हो जाता है। अच्छा। यानी कि 4 से 6% हो जाता है। ठीक। अगर सोचा जाए तो चांस अभी भी बहुत कम है। 6% कुछ भी नहीं है, चलो अगर हम एक्सट्रीम पे भी चले जाए। और इतनी जितनी पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस हो रही हैं, हम सबके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह तो नहीं है ना कि नॉर्मल है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि रिस्क हम बढ़ा देते हैं जब हम पुश्तों में कज़न मैरिजेस करी जा रहे हैं। अच्छा। लेट्स से दादा दादी नाना नानी भी कज़न्स थे, आगे से पेरेंट्स भी कज़न है, फिर आप भी कज़न्स हो गए, किसी ना किसी पे जाके जो है ना फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। सही। सो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल कि बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि जेनेटिक पूल की मिक्सिंग ना हो, वो गलत है। बिल्कुल। अगर बाहर अच्छे रिश्ते हैं ज़रूर कीजिए, और स्पेशली अगर ऐसी कोई फैमिलीज़ हैं जो मुझे सुन रही हैं जिनकी पुश्तों से कज़न मैरिजेस हैं, उनको चाहिए कि अब सोचें अगले बच्चों की ना करें फैमिली में, क्योंकि ना करते किसी ना किसी पे फिर मसला आ जाए। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अपने हाथ में हैं। हाँ। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, कुछ लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक होता है, जो ट्विंस बच्चे होते हैं, और फिर उसके अलावा कुछ ख्वाहिशमंद होते हैं। सो ये पॉसिबिलिटी है? हाँ बिल्कुल। ना आजकल देखो जिनको ख्वाहिश है लेट्स से ट्विंस की, सो कुछ दवाइयों की मदद से हम फॉलिकल्स थोड़े ज़्यादा बना देते हैं। देखो जब एक बच्ची जो कोई दवाई नहीं ले रही है तो उसका हर साइकिल में 1 फॉलिकल या 2 फॉलिकल्स बनते हैं मैक्सिमम। ठीक है, फॉलिकल क्या है? जिसके अंदर एग होता है। हम कुछ दवाइयाँ देके जिसको ख्वाहिश है कोशिश ही करके 2 से 3 फॉलिकल्स बना लेते हैं कि भाई अल्लाह करे कि फिर अगर वो दोनों कंसीव कर जाती है तो ट्विंस होने का चांस हो जाता है। तो बिल्कुल जिनको ख्वाहिश है वो जा सकते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करने कि अगर मैं कोई मेडिसिन ले लूँ कि थोड़े से फॉलिकल ज़्यादा बन जाए और चले मेरे ट्विंस ही हो जाएं। लेकिन अगर हम ट्विंस की बात करें ना, अच्छा तो बहुत लगता है, प्यारे लगते हैं एक जैसे 2 बच्चे, लेकिन 2-3 बातें हैं यहाँ पे भी कि ट्विंस की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जो हम डिजीज़ की बात करें, कमज़ोरियों की बात करें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात करें, वो चीज़ें ट्विंस में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा। कोई एक बच्चा कभी कभार, नॉट ऑलवेज बट कभी कभार थोड़ा सा वीक हो जाता है, कोई एक डोमिनेंट हो जाता है, और ये ज़्यादातर ये ज़्यादा कॉमन है अगर आइडेंटिकल ट्विंस हो। अगर आइडेंटिकल नहीं है फिर थोड़े से इश्यूज कम हो जाते हैं, थोड़ा से मसले कम हो जाते हैं, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसीज के अपने इश्यूज हैं। लेट्स से प्रीमेच्योर डिलीवरीज का रिस्क है, और अगर बच्चे बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर हो जाएं और सर्वाइव कर जाए, उनके मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, लेट्स से अगर उस वक्त बहुत प्रीमेच्योर बच्चा है, उसके अंदर वो जो अभी हम ऑटिज्म की बात कर रहे थे, उसका रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल। एंड मैनी अदर चीज़ें, वो जो आप हार्ट में एक सुराख की बात कर रहे थे कि वो बंद नहीं होता, वो भी प्रीमेच्योर बेबीज में ज़्यादा रिस्क है। बिल्कुल। कि वो टाइम से बंद नहीं हो, क्योंकि बच्चे को टाइम ही नहीं मिला था, ऐसे ही, क्योंकि उसने नेचुरली बंद होना था एंड के करीब। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप टाइमली अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। पूरे 9 महीने आपने लाजमी अपने डॉक्टर के साथ जो है वो हर चीज़ शेयर करनी है, ताकि आप जो है इन तमाम इश्यूज से महफूज रह सकें। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बड़े ही मुनफरिद आज के हमारे मेहमान हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, क्योंकि आपने कवाली को एक मखसूस शक्ल में और बड़ी खूबसूरत शक्ल में देखा तो होगा, लेकिन आज एक मुनफरिद और हैरान कुन कवाली का अंदाज हम आपको दिखाने वाले हैं, सुनवाने वाले हैं और आपको इंजॉय भी कराने वाले हैं। अगर आप बड़े सीरियस बैठे हैं तो फिर आप हंसने के लिए तैयार हो जाएं, एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाएं। बच्चों की तो वैसे ही आजकल छुट्टियां चल रही, घर में फैमिली में सब लोग मौजूद होते हैं। मैं अपने मेहमान की तरफ आना चाहूँगी। अजय शाह और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में ये कवाली को कुछ मुनफरिद अंदाज में लेकर आए हैं, और मुनफरिद मैं क्यों कह रही हूँ वो आप देखेंगे भी सुनेंगे भी। कवाली हर किसी को बहुत पसंद है, लेकिन वो कवाली का मुनफरिद अंदाज जिसमें थोड़ा सा आपको कुछ मजाकिया टच भी नज़र आएगा और कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आएंगी जो ऑब्वियसली आपके लिए जो है वो एंटरटेनमेंट का बाइस भी बनती हैं। एंटरटेनर हैं, कवाल हैं, तो हम अपने मेहमान को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कवाली ही तो बड़ी मुनफरिद होती है, ये कवाली का नया अंदाज आइडिया आपको कैसे आ गया? मैं बेसिकली कवाली ही करता था, सीरियस सूफियाना कवाली। तो मेरे दोस्त ने कहा कि ये एक फरमाइश है मेरी, वो पूरी कर दें। उसके तकरार पे ना मैंने
एक गाना था इंडिया का, तो उसने कहा ये सुना दो, तो मुझे वो बिल्कुल नहीं था कि ज़िंदगी में कभी नहीं सुना। तो मैंने फिर कहा यार अब तुम इसरार कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपने तरफ से कंपोज करके ना उसको सुनाता हूँ। वो बिल्लो बगे बिल्लियाँ लगी करेंगे। वो लोगों ने इतना लाइक किया, मैं रात को अपलोड करके ना टिकटॉक पे सो गया। तो फिर मैंने सुबह आईडी देखी तो मैंने कहा ये तो मेरी ही नहीं है, इतने लाइक्स। तो मैं ज़रा शॉक्ड हो गया। फिर मुझे तसल्ली हुई कि नहीं भाई ये लोग चाहते हैं, यानी जो आपकी शोहरत की वजह बनी तो आपने सोचा कि नहीं बस इसकी तरफ आने वाले। अच्छा, लोग पसंद भी करते हैं, लोग तनकीद भी करते हैं। जी जी, ये तनकीद को कैसे लेते हैं? देखें कायनात का कोई आर्टिस्ट नहीं जिस पे तनकीद नहीं होती। तनकीद करने वाले जो है ना कभी तारीफ नहीं कर सकते, ये उनकी साइकी है। और ये आपकी उनका भी अच्छी चीज़ है शुक्रिया कि आप उसको पॉजिटिव ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि साइकी है, हमने अच्छा काम करना ही करना है। उनका भी शुक्रिया, उनकी तनकीद से मैं मजीद बेहतर से बेहतर होता हूँ। सही बात आपने कही है। सुनाना क्या चाहेंगे? कुछ बड़ा हर के लाहौरी एंटरटेनमेंट के मूड में आ हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो जो आजकल रील्स चल रही है वो मैं सुनाता हूँ। जरूर जरूर जरूर। ये गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। अब इसमें जिंदगी तो है मेरी, अब डिफरेंट क्या है? ये फास्ट फूड खा खा के, फास्ट फूड खा खा के मोटी हो गई है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। और मुंह धो के देख ले, मुंह धो के देख ले, कितनी कोजी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है, गम है, गम है या खुशी है तू, और मैं तेरा बग्गा बिल्ला, मैं तेरा बग्गा बिल्ला, मेरी बिल्ली है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ये गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी। और मियाँ बीवी के लिए, हस्बैंड और वाइफ के लिए क्या है ये जरा मतवजो, ये सिटी 42 से प्यार करने वाले जरा अपने कैमरे, एक तो होता है ये वाला कैमरा, एक होता है ये वाला कैमरा, वो वाला नहीं जो आंखों वाला कुदरत ने दिया वो मेरी तरफ रखे, सिटी 42 को वॉच करने वाले मियाँ बीवी। तुझे मैं प्यार करूं, तुझे मैं प्यार करूं, मेरी बीवी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है। आप जब जाते हो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, अम्ब्रेला लेके जाया करो, छतरी लेके जाया करो। कैसे? और तुम इंतजार कर रही हो कि मेरी बस कब आएगी। चलो मैं इस पे शेर सुना देता हूँ। ये बस कब आएगी, बस कब आएगी, धूप में खड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी
हर घड़ी, देखता रहूं हर घड़ी, मेरी LCD है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। मैं कहती हूँ कमाल हो गया है। मतलब मैं नहीं सेट पे कभी इतना हंसी होंगी जितना आज मैं हंस रही हूँ। बहुत ही जबरदस्त। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैं बातें कम करूंगी, हम आपको आज ज्यादा एंटरटेन करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हम चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंटरटेन करें। हमारे साथ इतने ज़बरदस्त हमारे मेहमान मौजूद हैं। आप लोगों के आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ें अभी आपके सुनने को हैं, आपने कहीं नहीं जाना। जी बिल पे जी सुनाते हैं। बिल काफ़ी ज़्यादा आए हैं, मेरा भी ज़्यादा आया, टेंशन ना लें, मैं आपको सुनाता हूँ। आपका दुखड़ा मैं और अपने मिल के जो है ना आप गाते हैं। क्या कोई मेरे बिल दा हाल न जाने हो रहा, कोई मेरे दिल दा हाल न जाने हो रहा, कोई मेरे दिल दा हाल न जाने हो रहा। मैं मंजी किथे जावां, मैं केड़े पासे जावां, मैं मंजी किथे जावां, मैं केड़े पासे जावां, कोई क्या कहने लगा हूँ। दिल दा मामला है, दिल दा मामला है, बिजली के बिल दा मामला है, बिजली के बिल दा मामला है, हाँ बिल दा मामला है। डबे डबे मैनू तेरे नाल लबे, दिल दा मामला है, ओ बायो आमलाए, दिल दा मामलाए, दिल दा मामला। बगे बिल्लियां दा की करेगी, बिल्ले बिल्ले बगे बिल्लियां दा की करेगी, बगे बगे बिल्लियां दा की करेगी, बगे बिल्लियां दा की करेगी। अच्छा कल मैनू एक कुड़ी मिली जिहदे गल्लां दे विच टोए, आप भी तो सुनाने लगा। कल मैनू एक कुड़ी मिली जिहदे गल्लां दे विच टोए, मोए 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 गिर गया उफला, गिर गया उफला, ये क्या हुआ ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए। कल मैनू एक कुड़ी मिली जिहदे गल्लां दे विच टोए, मोए 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 मोए। है कहाँ का इरादा तुम्हारा बिल्लो, है कहाँ का इरादा तुम्हारा बिल्लो, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगी। है कहाँ का इरादा तुम्हारा बिल्लो, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगी। है कहाँ का इरादा तुम्हारा बिल्लो, है कहाँ का इरादा तुम्हारा बिल्लो, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगी। सच बताओ, सच बताओ कि इस चांदनी रात में, सच बताओ कि इस चांदनी रात में किससे वादा किया है कहाँ जाओगी। सच बताओ चांदनी रात में किससे वादा किया है कहाँ जाओगी। सच बताओ कि इस चांदनी रात में किससे वादा किया है। उसने जवाब दिया, सच बता दिया। उसने कहा सच बताओ कि इस चांदनी रात में किससे